Assalamu alaikum and welcome to the 13th lecture of organizational behavior. Just for the sake of a short recap, we would be saying that in the previous lecture, what we went through and किस किस्म के concepts को हमने grab करने की कोशिश की थी. Basically, whenever we talk about organizations, obviously उसमें जब लोगों की involvement होती है, तो उनके तरह-तरह के working styles and working nature होती है. If we talk about a managerial post, तो उसमें the manager is supposed to be a head or work as the head of some kind of team जो उसके under काम करे. And obviously to work in a specific manner in order to gain productivity and to achieve the direction and proper goals. ज़रूरी ये है कि उस मैनेजर या उसकी मैनेजिंग टीम के पास एक वे और एक अप्रोच हो जो कि प्रॉपरली उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए और उसी के ही तहत वो काम करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. और इसीलिए we were going through some models of organizational behavior. Basically जिन models का origin है, they have been stated by in the law जो कि हम उन लॉज में जिनको कोट करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुफीद और एलिजिबल समझे जाते हैं. दे सच लॉज जिनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नेचर के अंदर अप्लाई भी किया करते हैं. So these 5 models we were going through, and we went through the autocratic model, the custodial model, and the supportive model. Now coming towards the collegial model. Collegial model में since इसके थोड़ा सा नाम के origin से भी हमें जाहिर होता है that collectively काम करने को की approach को हम collegial model कहते हैं कि जिसमें जितने भी employees हैं they are asked or they're expected to work by depending on each other कि जिस तरह हम एक group force में या एक team work के तहत काम कर रहे हैं कि जो tasks होती हैं वो divided होंगी. Everyone has to do or perform that specific task और cooperation और connection के साथ ताउन के साथ काम करना is what kind of approach the collegial model tells us to do. इस किस्म की approaches को although बहुत ही ज़्यादा generic सी approach है कि अगर हम organization में देखें तो इसी तरह का ही working nature और working style adopt किया जाता है because this is one of those approaches जो किसी भी मैनेजर या मैनेजरियल लेवल पे एम्प्लॉयज को इम्प्लीमेंट करवाना या उनसे इस किस्म का काम एक्सपेक्ट करना इज एक्सट्रीमली इजी बिकॉज वंस व्हेन एम्प्लॉयज आर हायर्ड उनको हायर करने के बाद वी नो दैट उनकी डेजिग्नेटेड जॉब्स हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे एंड वो जो भी जेडी उनकी है दे आर सपोज टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क. तो कॉलेजियल मॉडल का बेसिक जो इनिशिएटिंग पॉइंट है या जो इसका प्रिलिमिनरी स्टेज है वो वहीं से ही हमारी जेडी से ही डिजाइन हो जाता है. The other thing that can be a little problematic in the collegial model is कि conflicts का arise थोड़ा सा इसके अंदर होने के chances ज़्यादा होते हैं. लेकिन कई जगहों पे कई organizations में since this model is supposed to teach us self-discipline and how to work with your own responsibility with being responsible. So that basically um, states out or defines out a logical behavior in some kind of a flow. जैसे हमने बात की कि conflicts की इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है. So this model basically depends on partnership कि आपकी लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपकी लोगों के साथ, आपके colleagues के साथ, peers के साथ, जितनी भी आपकी workforce है organization में या उस concerned department में आपकी उनके साथ alignment कैसी है, किस किस्म के आपके behavioral या आपके organizational relationships उनके साथ कैसे हैं, and if they are good and they are smooth in working, तो वहाँ पर आपकी मोस्टली आपकी सेल्फ डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको काम कर रहे होते हैं बिकॉज एवरीवन इज good to go with their work and everyone knows what responsibility he or she has to handle. इसके जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन है उससे देयर इज ऑन द होल एक टीम वर्क की एफर्ट मिलती है हमें
एम्प्लॉय ओरिएंटेशन से हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिलता है कि अगर हम इसको एम्प्लॉय ओरिएंटेशन वाइज देखेंगे एक सिंगल एम्प्लॉय का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा. सिमिलरली एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट में you unknowingly and you don't even know but you gain self-discipline in your habit because you know how to work, you have a set pattern, you have a set responsibility जिसको आपने fulfill करना होता है. तो you basically um, साथ के साथ you just self discipline yourself. Employee needs के अंदर self actualization का role होता है that वहाँ पर आपको पता लग जाता है कि this is the point that you have to achieve and this is the direction that you would be achieving it in. तो क्लैरिटी आपको मजीद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गेन करने के थ्रू मिल जाती है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इनसाइट्स डू यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स और competitiveness do you have or what kind of negatives are present that you need to work upon. Similarly, performance result is one of the major things. It's that it's moderate enthusiasm. Um, we won't say that there is high या लो enthusiasm का effect होता है उसके अंदर सिर्फ एक moderate enthusiasm होगा. Why? Because हमने एक डिवीजन की हुई है अपने लेबर के अंदर वर्कफोर्स के अंदर तो वहां पर परफॉर्मेंस भी उसी तरह से डिवाइडेड एंथुजियाज्म के साथ आपको रिजल्ट में नजर आएगी. The last one in the organizational behavior model is the system model that is based on trust, self-motivation, and the performance results will be more than expected because employees will be committed to do their tasks as expected and well as organization goals. तो यहाँ पर जितना भी एक सिस्टम या एक नेटवर्क हमने जो बनाया होता है उसके तहत हम लेके चल रहे होते हैं. सिस्टम मॉडल में the one thing is that ट्रस्ट, सेल्फ मोटिवेशन एंड जो हमने प्रीवियस भी कॉलेजियल मॉडल में अपने परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक पॉइंट पढ़ा. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट लीड्स टू दैट सिस्टमाइज्ड वे ऑफ approaching or working in any organization. It depends on trust and community and once again कि आपकी ट्रस्ट आपका कम्युनिटी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तभी डेवलप होगी when you would be able to socialize in a better way or you would be having good kind of relation with the people that you're working with. So system model collegial model में this is one of the basic things or basic needs कि आपकी employee intimacy आपस में कैसी है. Similarly, इसकी managerial orientation है that whenever an organization and its employees are working with a systematic model approach, उनके अंदर compassion बहुत restrain हो जाता है. Why? Because they are working with in a collective, being in a collective force. हम एक term use करते हैं synergy की. Synergy की जो concept होता है, synergy का concept system model में हम use करते हैं and it states कि आपका जितना भी for example employee 1 है, employee 2 है, we are working with a set of 10 employees. Each and every employee has his own competitive nature or competitive skill or ability that he has in his nature in his working style. और जब हम उसको चेरी ऑन टॉप के साथ ट्रस्ट एंड सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ एड ऑन देते हैं तो इट बेसिकली synergizes all of the way that the employee is working. तो वो automatically managerial orientation में compassion create करता है. And compassion is the highest form जहाँ पर आपका employee is highly satisfied and highly happy with how he is working in the organization and जितना उसके अंदर compassion का element होगा उतना ही उस organization में भी आप productivity और उसका graph towards high या success की तरफ ही देखेंगे because when you're making your workers happy obviously they're adding that 100% to the productivity in their job. Employee orientation की तरफ से psychological ownership होती है and when an employee gains psychological ownership of the place that he is working तो वो automatically एक तरह से कैटलिस्ट के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के तहत के लिए काम कर रही होती है. Why? Because when an employee
says that he is owning the place that he is working, जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, there can be a dash of doubt in it. लेकिन जब साइकोलॉजिकल ओनरशिप यानी जब वो दिल और दिमाग से बिल्कुल उस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से बन जाता है, तो वहां पर um, उसकी सिंसियरिटी लेवल, उसका लेवल ऑफ एसोसिएशन एंड बॉन्ड with the organization is so much strengthened that he treats it as his own home. So psychological ownership हमें system model से बहुत ज़्यादा obtain होती है. Employee psychological results में हमें self motivation is one of the things, and needs में is that there is a wide range of skills and soft skills basically that a person can gain through all of these. और इसके अंदर सिर्फ आपका trust is self motivation नहीं आता. It is you can regard um, good interpersonal skills with the people that you're working with. Performance results में passion, commitment and organization goal. Obviously जब आप psychological ownership को gain कर रहे हैं इस model के through, so you would obviously be gaining passion, commitment and organization goal for the um, as a performance result as well. Coming to the next thing that we would be studying are the approaches to study of organizational behavior. के approaches कुछ हैं जो हमने किसी भी working style के अंदर हम develop करते हैं. Although they are not methodologies to work, कि हम कहें कि ये कोई pattern set pattern नहीं है काम करने का. It is just an approach towards जो कि आपके डिफरेंट मॉडल्स को जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़े और डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स को ट्रिगर कर रही होती हैं या उनको जाहिर करने का एक बेसिकली एंटीसीडेंट होती है, यानी बैक एंड अप्रोच में इन चीज़ों का हाथ होता है उन वर्किंग स्टाइल्स को डिपेक्ट करने. The first one is the productivity approach, the interactionalism approach, contingency approach, system approach, and the HR approach. The human resource approach says कि जितनी भी organizations होती हैं उसका एक बहुत major resource कि किसी भी corporate sector का, किसी भी company XYZ any workplace, if we talk about उसका कोई भी जो major element या resource होता है वो उसके लोग होते हैं. And human resource is one of the most biggest asset that any organization can have. That organization can have high end working machineries that work through artificial intelligence, that have big softwares, that have big installed plants and everything. But what to do with all of these things if we don't have the specific or required potential human resource to work with? So, human resource approach says that the central approach in any organization are your people that are working within your organization. Contingency approach means it assumes that there is no one best way available in any organization और हमें किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके देखने पड़ते हैं. We cannot just keep ourselves stuck within the same approach, and we cannot always stick to just a single approach of working. Because with the passage of time, अब आप इसी को एक example इस current situation को लें, that how many organizations have switched to the method of working from home. So there's not one typical approach to um, perform any kind of task or do any kind of thing that you're supposed to do. There can be a number of ways. और उसमें से जो हम सबसे बेहतर या productive way होता है उसको select करना is your contingency approach. और basically इस चीज को जहन में ही रखना that you can never work in just one best way. You have to mix and match a lot of things within your working styles. That is the contingency approach. The system approach suggests that जितने भी organization है जैसे हमने अभी system model पढ़ा था, that it is basically an integrated and network kind of a unit जिसके अंदर हम purposeful system है, integrated parts हैं और उसके अंदर लेवल्स हैं जिस जैसे हमने रोल्स पढ़े थे, स्ट्रैटेजिक रोल्स हैं, मैनेजरियल रोल्स हैं, फर्स्ट लाइन की रोल्स हैं. Similarly, it can have people working as just as one whole person,
or a whole group, or they can be working for a proper social system. So basically, according to this approach, an organizational system has four kinds of inputs. That is the environment, that is within the environment, that is material, human, finances and informational आपके inputs हो गए. तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी सिस्टम की अप्रोचेस हैं जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रही हैं. मटेरियल में आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन में द एम्प्लॉइज, द कस्टमर्स, एंड नॉट ओनली द एम्प्लॉइज, द पीपल हु यू आर वर्किंग फॉर, यानी आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स, दे कैन देयर कैन बी योर मैनेजर्स, योर अपर लेवल स्टाफ, योर ओन एम्प्लॉइज, तो वो उसके अंदर वो भी आ गए. The financial set structure, कि what is your capital, what is your investment, क्या what kind of assets do you have, ये सारी. और informational, कि उसके अंदर आपकी need analysis आ जाता है, आपके TNA आ जाता है जो हम need analysis करते हैं, each and everything, चाहे वो आपकी profiling आप करें और anything. तो वो जो systematic approach है वो comprise करती है इन चार चीजों के. Then comes the productivity approach, which is the ratio of output to input. हम अक्सर कहते हैं कि जब हम efficiently काम कर रहे होते हैं तो वो it means कि हम lesser input से maximum, यानी हम minimum input से maximum output achieve कर रहे हैं. That is कि हम productively काम कर रहे हैं, कि हमने input कम डाला लेकिन हमें हमें output उससे double मिल रहा है. So that is a way in which we are working in a very productive manner. प्रोडक्टिविटी जो है रेशियो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम मिनिमम की हम बात करते हैं, तो इट्स द रेशियो बिटवीन आउटपुट टू इनपुट एंड इट्स अ मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस. इट आल्सो रिवील्स कि जो काम हम जिनसे ले रहे हैं, या जो मैनेजरियल लेवल पर है, या जो वर्किंग स्टाफ है हमारा, उनके अंदर कितनी एफिशिएंसी है कि वो जितना भी रिसोर्स उनको दिया गया है उसको वो कैसे यूटिलाइज करें. मतलब if I am working on a top level, as a top level role in any organization, मैंने एक मैनेजर को हायर किया किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, और मैंने उसको कह दिया कि this is the amount of financial resources that I am handing over to you on for this specific XYZ project. अब इसको तुमने देखना है, इसको तुमने ओवरलुक करना है, इसका सोल्यूशन तुमने लेकर आना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, और इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के मुझे देना. अब that is up to that manager or that person that I hired कि वो उस financial resource का किस तरह से better use निकालेगा. क्या वो उसको किस तरह से wisely spend कर रहा है. कई दफ़ा इस तरह से होता है कि हम लोगों को बिला वजह हायर करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनके अंदर ऐसी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती, और उस किस्म की कॉम्पिटेंसी हमारे बहुत सारे और एम्प्लॉइज के अंदर भी होती है. तो बजाय इसके कि हम उनसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, we keep on hiring people, which is basically affecting our finances as well, because we have to in return pay them for the task that they're supposed to do for us. तो यहाँ पर मैनेजर की एफिशिएंसी और उसका रिसोर्स को यूटिलाइज करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. Then comes the last approach, that is the interactionism approach. And in this view, we assume that individual behavior results from a continuous interaction between characteristic of the person and of the situation. कि जितनी भी आपके पास एक given situation होगी, जैसे हमने अभी पिछली एग्जाम्पल की बात की, that I hired another expert or a third party or outsourced person for some XYZ project. अब जब तक वो पर्सन जो मैंने हायर किया, वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैंने हायर किया है, वो जब तक उस सिचुएशन से प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा, प्रॉपर मल्टी डायरेक्शनल इंटरेक्शन नहीं लेगा, उस पूरी सिचुएशन का एक आप कह सकते हैं 360 डिग्री के तौर पर उसका जायजा नहीं लेगा, उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, तब तक ही वोंट बी एबल टू know how things work. He won't be able to basically select the proper kind of people. वो उस situation को proper control नहीं कर सकेगा, monitor नहीं कर सकेगा, उसको जान नहीं सकेगा. So interactionism approach को अगर हम आसान words में define करें, तो it means that whenever some XYZ person is working on a job,
it is necessary for him to get a 360-degree view of all of the situation, the connections, the network, the people, the resources, the finances, the information side, and each and everything of that place, so that um, उसके पास एक प्रॉपर किस्म की इंफॉर्मेशन टूल गैदर हो, एक नॉलेज पूल डेवलप हो, तभी वो एफिशिएंटली और एक नॉलेज होते हुए काम कर सकेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में. So these models and these approaches are extremely important whenever we study or whenever we talk about organizations and the way that they work, because जिस किस्म के भी काम होते हैं, चाहे वो डे टू डे टास्क हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो उनका एक मंथली स्ट्रक्चर है और एक मंथली फ्लो डायग्राम है कि वो किस तरह से काम करते हैं, या उनके इवन एक घंटे की ही कारकर्दगी है, वो सारी ही सारी इन अप्रोचेस और इन मॉडल्स के ऊपर बेस करती है. बिकॉज ये एक तरह से उन चीज़ों का जो हमें नज़र आ रही होती है, जो एक आउटलुक नज़र आ रही होती है कि ये किस तरह से काम करेंगे, उसके पीछे वजूहात इन अप्रोचेस और इन्हीं सिस्टम्स की ही होती है. Please go through the lecture properly, and we would be um, touching another topic from organizational behavior. Go through the lecture and please let me know for any queries. Thank you so much.